ग्वालियर गालव ऋषि के नाम पर बसा एक ऐसा शहर जिसके गोपाचल पर्वत पर स्थित है ग्वालियर किला। एक ऐसा किला जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से मुक्त कराया। एक ऐसा किला जहां झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। एक ऐसा किला जिसकी दीवारों पर शून्य का प्राचीनतम उल्लेख है। और एक ऐसा किला जो आज भी जीवंत है अपने मीनाकारी के सुनहरे रंगों से। भारत में जितने भी शहर हैं, उन सभी के नामों के पीछे कोई ना कोई कहानी या कोई अर्थ जरूर होता है। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है ग्वालियर शहर से। माना जाता है कि यहाँ पर गालव ऋषि ने आकर तपस्या करी थी। एक दिन ऋषि गालव जब ध्यान में बैठे थे तो उनके पास राजा सूरत सेन आए, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। ऋषि ने उन्हें एक पवित्र कुंड से जल दिया, जिससे उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ये कुंड आज भी किले के भीतर स्थित है। प्रसन्न होकर राजा ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा। ग्वालियर किले तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक गुर्जरी महल से और दूसरा उरवाई गेट से। गुर्जरी महल से किले की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाहनों का चलना निषेध है, इसलिए आपको पैदल ही ऊपर तक जाना पड़ता है। इस रास्ते पर 5 दरवाजे आते हैं: किला गेट, बादल दरवाजा, गणेश दरवाजा, लक्ष्मण दरवाजा और हाथी पोल। लेकिन उरवाई गेट से अगर आप जाते हैं तो वो रास्ते में पूरा सड़क बनी हुई है और आप कार लेकर ऊपर तक महल तक जा सकते हैं। दूसरी बात जो जानने लायक है वो ये है कि उरवाई गेट की तरफ से अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी गुफाएं नजर आएंगी, जो कि अजंता से काफी मिलती जुलती हैं। अब अजंता अपनी पेंटिंग्स के लिए बहुत विख्यात है और एलोरा अपने शिल्प के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर उरवाई गेट की गुफाओं को देखेंगे तो वहाँ पर आपको तीर्थंकरों के शिल्प नजर आएंगे। तो इट्स अ मिक्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। अभी हम किला गेट और बादल गेट से होते हुए महल की तरफ या फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम जिस गेट पर पहुंचे हैं ये किले का तीसरा गेट है, जिसका नाम है गणेश गेट। इस गणेश दरवाजे को पार करके अब हम निकले हैं शून्य की खोज में। जीरो। ये तो हम सभी को पता है कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इस फोर्ट के अंदर मिला है? जी हाँ, कहा जाता है कि वो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन यहाँ के चतुर्भुज मंदिर में मिला है। चलिए आपको दिखाते हैं। नीचे दिए बोर्ड के अनुसार शून्य का प्राचीनतम उल्लेख यहाँ के चतुर्भुज मंदिर की दीवारों पर है, परंतु यह बात विवादास्पद है। हमने जब इसके बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि शून्य का इससे भी प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, जो कि भक्षाली पांडुलिपि में मिलता है। भक्षाली पांडुलिपि भक्षाली गांव में मिली थी, जो कि आज पाकिस्तान में है। परंतु भक्षाली पांडुलिपि के ऊपर जो शून्य का उल्लेख है वह भोजपत्र के ऊपर किया गया है, यानी वह हस्तलिपि है, जबकि इस मंदिर की दीवारों पे जो उल्लेख मिला है वह शिलालेख है। इसीलिए यदि हम इंस्क्रिप्शन का अर्थ शिलालेख लेते हैं तो प्राचीनतम शिलालेख इस मंदिर की दीवारों का है, ना कि भक्षाली लिपि का। परंतु अगर आप इंस्क्रिप्शन का अर्थ अभिलेख लेते हैं तो प्राचीनतम उल्लेख भक्षाली लिपि का है। और एक भारतीय होने के नाते यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के मंदिरों में सबसे प्राचीनतम शिलालेख मिला है। ठीक मेरे पीछे है भारत का वह विख्यात मंदिर जिसके शिलालेख पर शून्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। चतुर्भुज मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो भगवान विष्णु की है। ये प्रतिमा मार्बल की बनी हुई है, लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह से खंडित है।
माना जाता है कि मुगलों द्वारा ये खंडित किया गया। इस मंदिर में 2 शिलालेख हैं। एक आपको मेरे ठीक ऊपर नजर आ रहा है और दूसरा शिलालेख आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपको जो शिलालेख स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो गर्भगृह के अंदर है और उसी पर 0 अंकित है। गौर से देखने पर यहाँ आपको 270 की संख्या दिखाई देगी। 7 के बाद 0 अंकित है। और लोकल्स की माने तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है, जैसे कि रिवॉल्वर रानी, लुका छुपी। चतुर्भुज मंदिर के बाद हम पार करते हैं लक्ष्मण दरवाजा। इस दरवाजे के ठीक सामने हमें एक शिला पर एक आकृति नजर आई। शायद किसी समय में ये एक मूर्ति रही होगी, लेकिन आज पूरी तरह से खंडित है। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अंततः हम पहुंचे हैं किले के मुख्य दरवाजे पर, हाथी पोल पर। किसी समय में यहाँ पर हाथी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी, इसीलिए इस दरवाजे को हाथी पोल कहते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा किला दृश्यमान होता है। हाथी पोल से होते हुए अब हम चल रहे हैं किले के मुख्य भाग के अंदर। अंदर आते ही दिखाई पड़ती हैं किले की ये खूबसूरत दीवारें जो मीनाकारी के काम से सुसज्जित हैं। ये दीवार है मानसिंह महल की, जिसे मनमंदिर पैलेस भी कहते हैं, जो हम देखने सबसे पहले जा रहे हैं। इस दीवार पर आपको हाथी और बतख की आकृतियां मंडित दिखेंगी। हम अभी टिकट करते हैं। यहाँ से हम जो टिकट ले रहे हैं वो 3 जगह वैलिड है, मानसिंह पैलेस, सास बहू मंदिर और तेली मंदिर। एक जने का टिकट 25 रुपए का है। तो हमारे साथ है पवन जी। तो पवन जी हमारे यहाँ के गाइड हैं, ये हमें दोनों महल घुमाने वाले हैं। Okay, good afternoon, both of हिंदी you. में बोलिएगा प्लीज, हमारा हिंदी चैनल है। की आदत वही बड़ी है यार करने के बाद। चलो ठीक है। My name is पवन कुमार, I'm local guide in ग्वालियर। ओके, अब हम सभी लोग चलते हैं महल को देखने के लिए। चलिए। अब महल के अंदर की ओर जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण 1486 में शुरू हुआ और इसको बनने में पूरे 30 साल लगे। ये महल पूर्णतः हिंदू शैली में बना हुआ है। ये बाबर के भारत आने से 10 साल पहले बना था। पर जब मुगलों ने राज किया होगा तब उन्होंने भी कुछ बनवाया होगा यार। एक्चुअली क्या है, इस किले के ऊपर जब मुगलों का शासन आया तो उन्होंने बनाया कुछ नहीं है, बनी हुई बिल्डिंग को जेल में कन्वर्टेड कराई। अच्छा, बस इतना ही किया। और कुछ चीजें उन्होंने की है उसको हम लोग को अलग ही देखने के लिए मिलता है कि भाई वो मुगल शैली है। ओके, वो कहीं तो कहीं वो अपना प्रूफ छोड़ते तो वो मेंशन भी होता है भाई ये मुगल में है, ये जैनिज्म है, ये बुद्धिज्म है और हिंदुइज्म, तो सारी चीजें। मेनली यहाँ का हिंदुइज्म। ये जो पैलेस हम लोग विजिट कर रहे हैं मानसिंह का महल, ये पूरा हिंदू शैली में, पूरा हिंदू शैली। पूरा हिंदू शैली में, इसमें मुगल शैली बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मानसिंह थे, इनका पूरा क्या नाम था? मानसिंह तोमर। तोमर। ये मानसिंह जो ग्वालियर वाले हैं, और हमारे इंडिया में 2 मानसिंह सिंह हैं, राइट एक थे जयपुर वाले और एक ग्वालियर वाले। राइट। जयपुर वाले मानसिंह वो थे सवाई मानसिंह, जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को दी। ये ग्वालियर वाले मानसिंह थे जिनकी 9 रानियां थी। अच्छा, तो ये जो महल जो इसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ये राजा की 8 रानियों के लिए बनाया गया है। अच्छा। तो ये पूरा हिंदू शैली का महल है, जो हम लोग अब महल के अंदर रूम्स और कोर्टयार्ड को विजिट करते हैं। और ये है राजा मानसिंह की 8 रानियों का संगीत कक्ष, जो जाना जाता है अपनी जालियों के लिए। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं संगीत की, तो आइए जानते हैं थोड़ा सा ग्वालियर के संगीत इतिहास के बारे में पवन जी की जुबानी। हमारा ग्वालियर शहर एक फेमस है संगीतकारों के लिए। तानसेन के नाम कभी सभी लोग सभी सुनते भी हैं, तानसेन और बिगलाई। तानसेन एक अकबर के दरबार में बहुत फेमस सिंगर हुआ करते थे, ऊपर से भी इस समय में रहे। ऐसा माना जाता है उस समय तानसेन जब ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे तो अपनी कला ग्वालियर में दिखाया करते थे। फिर अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलाया। अकबर के दरबार में गए तो अकबर ने उनका संगीत सुना और संगीत सुनने के बाद बहुत इम्प्रेस हुए
और तानसेन से बोला आपके कोई गुरु हैं? उन्होंने इनकार कर दिया, मेरा कोई गुरु नहीं है, वी हैव अ गॉड गिफ्ट। तो उन्होंने बोला ऐसा तो हमारे इंडिया में लोग नहीं माने, क्योंकि लोग चेंजेस लेते हैं तो वो इस चीज को बिलीव नहीं करेंगे, और आपको कोई अपना गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना गुरु बनाया सूफी सैन मोहम्मद गोस्ती। अच्छा, सूफी थे, सूफी को गुरु माना गया, इसलिए उनका स्मारक हमारे ग्वालियर शहर में है, जिसको बोलते हैं सूफी सैन मोहम्मद गोस्ती की दरगाह। जितने भी सूफी होते हैं उनकी दरगाह बनाई जाती है, जो कि एक्टिव होती है लोगों को पूजा करने के लिए। तो उनका स्मारक हमारे ग्वालियर शहर में ही है, और वहां पर ही तानसेन का भी स्मारक है। जब आप उस चीज को विजिट करते हैं तो वहां पर काफी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहां पर सुंदर जालियां हैं, जालियां छोटी से बड़ी, करीब 650 जालियां उस मोहम्मद गोस्ती की दरगाह के बाहर की ओर वॉल पे मेंशन की हुई है। जब जाली आप देखते हैं तो जाली कुछ 8 फीट की होगी, 10 फीट की जाली को सिंगल पीस में। इंडिया में इतनी बड़ी जाली बहुत ही कम रखी है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश ग्वालियर है, ये स्टोन वर्क में काफी फेमस है, पत्थर है। क्योंकि चंबल जो संभाग है, और चंबल संभाग में जितने भी माउंटेन एरिया हैं वो काफी सैंडस्टोन के हैं। अच्छा, जैसे ये जो किला जो आप विजिट कर रहे हैं, ये पूरा माउंटेन है और पूरा सैंडस्टोन का माउंटेन। उस समय राजा मानसिंह की 8 रानियां बेजू बावरा से संगीत इस कमरे में आके सीखा करती थी। तो ऊपर देखो आप लोग 8 जाली, 8 रानी थी। जाली भी पीछे बैठती थी और संगीतकार सभी नीचे बैठा करते थे। तो 8 रानियां संगीतकार को देखती थी और संगीतकार रानी को नहीं। तो क्या तानसेन और बेजू बावरा एक ही समय पर थे? ऐसा माना जाता है मानसिंह का समय और तानसेन का समय में काफी डिफरेंस रहा, क्योंकि बेजू बावरा थे जो कि मानसिंह की 8 रानियों को कला सिखाया करते, जो इतिहास बोलता है। और बेजू बावरा का आज भी स्मारक हमारा चंदेरी में स्मारक भी है। चंदेरी जब आप विजिट करते हैं तो वहां पर एक देखते हैं बेजू बावरा का स्मारक भी बना। बेजू बावरा हिंदू राज्यों में कला दिखाते रहे। तानसेन अकबर के दरबार में गए तो अकबर के दरबार में उन्होंने अपनी कला दिखाई। ऐसे देखे तो बुंदेलखंड में हम लोग जाते थे, परवीन थे जो काफी फेमस संगीतकार थे, ओरछा से बिलोंग करते थे, उनका परवीन महल भी वहां पर था। तो हमारे इंडिया में काफी कलाकार हैं जो नाम फेमस है, सबसे ज्यादा तानसेन एंड बेजू बावरा। इसलिए हम इस महल के अंदर जो खड़े हुए हैं, ऊपर जो जालियों में देखे हम लोग काफी सुंदर डांस के फिगर्स बने हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गरबा डांस, लाइक डांडिया डांस। क्योंकि उनके हाथों में देखेंगे हम लोग एक दूसरे स्टिक को टच करते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। इतिहास में ऐसा भी माना गया जो प्लेन वाली जगह थी, यहाँ पर पहले शीशे लगते हैं। आप इंडिया के जितने भी किले जाते हैं, कुछ किलों के नाम है शीश महल, क्योंकि जब नाम शीश महल से रखा जाता है तो शीशों से रिलेटेड ही महल होता है, इसलिए इस महल को शीश महल के नाम से जाना है। यहाँ पर शीशे लगे रहते थे। महल को बोलते हैं रंग महल, शीश महल, मान मंदिर, and also be called मानसिंह पैलेस। संगीत कक्ष से निकलकर अब हम जा रहे हैं एक ऐसे चौक में जहां राजा मानसिंह की सभा लगा करती थी, दीवाने खास। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और चौक है जो उस समय डांसिंग हॉल हुआ करता था, और इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दीवाने खास के दाईं ओर वाला कक्ष उस समय शिव मंदिर हुआ करता था। और ये दूसरा रूम है, ये कोर्टयार्ड नहीं है, ये रूम है। और उस समय राजा मानसिंह शिव जी की पूजा और 8 रानी शिव जी की पूजा इस कमरे में आके किया करते थे। अच्छा जी, इसलिए इसको बोलते हैं मान मंदिर पैलेस, क्योंकि महल के अंदर मंदिर था जो राजा की 8 रानी शिव जी की पूजा इस कमरे में आके किया करते। तो क्या यहाँ पे शिवलिंग था? बीच में काफी बड़ी शिवलिंगम थी जो इस समय नहीं थी, हटा दी गई है। इतिहास में ऐसा माना गया है पूजा करने के बाद ये लोग मंदिर की परिक्रमा भी लेते थे। अच्छा, ये परिक्रमा के लिए गैलरी बनी है जस्ट आपके बाजू में। और यहाँ पर 3 मूर्तियां थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यहाँ पे ये यहाँ पर 3 मूर्तियां थी। अच्छा, ये गोल्ड प्लेट में मूर्ति हुआ करती थी। इन जगहों पर पहले शीशे और डायमंड के टुकड़े लगे थे। ऊपर जो रिंग्स हैं जो कर्टन्स के लिए, पर्दे के लिए। अच्छा, ये पुराने जमाने के सारे रिंग्स उसी समय की जिस समय से महल बना है। अरे बड़ा सा। फिर ये जगह जब मुगलों के हैंड ओवर आई तो उन्होंने शिव जी की लिंगम तोड़ के महल के बाहर फेंकी और इस कमरे को पूरा बेडरूम में कन्वर्टेड किया।
तो समय जिसका है उसने इस महल को यूज किया, किसी ने भी नहीं छोड़ा। इसलिए 15वीं सदी का मंदिर था और 16 और 70 के बीच का एक बेडरूम में कन्वर्टेड कर दिया गया। अब हम लोग दरवाजों में देखें तो टेम्पल शैली के दरवाजे भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जो अंदर के जो दरवाजे का जो शेप है वो पूरा टेम्पल शैली में है और बाहर वाला को हमारे हिंदू शैली में। तो दोनों शैली आप देख सकते हैं। बीच में देखो रुद्राक्ष की शैली भी दी हुई है दरवाजों में, जिससे प्रूव करता है ये शिव मंदिर था। और हमारे जितने भी मुगल बिल्डिंग्स होती है, जब आप लोग देखते हैं तो उसमें आर्चेस आ जाती है और इसमें प्लेन है बाहर वाला शेप। और मंदिर में देखें स्टेप बाय स्टेप का शेप आ जाता है, बीच में फूलों को माला का डिजाइन देते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद आप लोग यहाँ बाहर की ओर देखें तो सुंदर मंदिर से रिलेटेड कुछ कारपेट दी हुई। ये देखें यहाँ पर रुद्राक्ष की शैली है। ये रुद्राक्ष की शैली के बाद देखें रुद्राक्ष और फूल दोनों साथ में हैं। अच्छा जी। और ये विष्णु जी का चक्र है, तुलसी के पत्ते का शेप है, जिससे प्रूफ होता है शिव मंदिर था। अब इसके बाद अपन दरवाजों के ऊपर देखें तो सुंदर हाथी बना है लेफ्ट एंड राइट। हाँ, ये यहाँ पे और वहाँ पे दो हाथी के पैर के नीचे देखो, फ्रंट वाले पैर के नीचे रुद्राक्ष की शैली है पूरी। सही है। फिर बैक वाले पैर के नीचे देखो तो फ्लावर लोटस है। राइट। फिर और माला देखे तो 4 अलग अलग मालाओं का शेप दिया और नीचे आम के पत्ते का शेप है, जिससे प्रूफ होता है शिव मंदिर था। तीनों दरवाजों में ऐसी शैली दी हुई है। और ये था राजा का दरबार हॉल, जिसको बोलते हैं दीवाने खास। ये दीवाने खास था। दीवाने खास में ऊपर जो मेरे बालकनी बनी है, ये राजा के गेस्ट के लिए थी। अच्छा। रानियां जाली के पीछे बैठती थी। ओके। या राजा यहाँ बैठते थे ऊपर जो बालकनी सिंहासन था। इसके ऊपर एक अम्ब्रेला था जो इस समय नहीं है, और छतरी, और नीचे यहाँ पर उनके मंत्री लोग बैठा करते थे। तो ये सभी एक दूसरे को बात करते थे, डिस्कस हुआ करती थी, यहाँ डिसीजन हुआ करते थे। और इसी कोर्टयार्ड में देखें तो हम लोग कुछ सिंबल बने हैं जो राजा से रिलेटेड रहेंगे। सिंबल में देखें तो रिलेटेड यहाँ पर सबसे पहले मोर आपको देखने के लिए मिलती है। मोर उस समय यूज की जाती थी फ्लैग के लिए। तो राजा मानसिंह के फ्लैग पे मोर का ही सिंबल था? नहीं, ये राजा मानसिंह के फ्लैग के लिए नहीं था। ये फ्लैग पे ये मोर छपी रहती थी खुशी के लिए। अच्छा, मुझे लगा राज चिन्ह भी है इस महल के अंदर। अच्छा। तो ये फेस्टिवल के लिए मोर का उपयोग करते थे उस समय। अच्छा। हैप्पीनेस के लिए मोर का यूज किया गया। और ये जो आकृति देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको 2 हाथी दिखाई देंगे, एक छोटा और एक बड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा हाथी जो है वह हाथी नहीं है, एक कंपोजिट फिगर है, यानी एक ही जानवर में 3 अलग अलग जानवर के अंग हैं। इसका नाम होता था ब्याल। ब्याल की मुखाकृति होती थी हाथी की, उसका शरीर होता था शेर का और उसके पैर होते थे घोड़े के। और यह है राजा मानसिंह का राज चिन्ह। इसमें आपको एक चक्र नजर आएगा और उसके ऊपर मुकुट की एक आकृति। इसी रूम के बाजू में, सॉरी कोर्टयार्ड के बाजू में एक और ये जो रूम्स है, हाँ, ये राजा का पेंटिंग वाला रूम हुआ। इसकी बनावट भी शीश महल जैसे है। एक्चुअली क्या है, ये जो पहले जहाँ दरबार लगता था लोग जो बैठते थे, इनके जो कुछ चित्रकारी लोग किया करते थे, इस सब बैठ के किया। तो पहले क्या है, जितने भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी सिल्क के कपड़े पे पेंटिंग बनाया करते थे। अब आएंगे अपन नेक्स्ट रूम की ओर चलते हैं। यहाँ से पहले कुछ रास्ते थे सुरंग के लिए, क्योंकि इंडिया के जितने भी किले जाते हैं ना, हर किले के अंदर से सुरंग का रास्ता मिलता। यहाँ से 3 सुरंग के लिए रास्ते थे, एक आगरा बाईपास के लिए, दूसरा झांसी बाईपास के लिए और तीसरा सीपरी बाईपास के लिए। 1991 में ये सारे रास्ते बंद कर दिए। और ये रूम उस समय गार्ड के लिए था, इसलिए इसको गार्ड रूम के नाम से जाना करते थे। और ये सुंदर कक्ष है ग्रीष्म ऋतु में इस्तेमाल किया जाने वाला शयन कक्ष, जिसमें चलता था बिना बिजली का कूलर। आइए जानते हैं विस्तार से। और ये जो रूम था, ये था राजा मानसिंह के समय का समर टाइम का समर बैठक।
समर पैटर्न, जिस समर टाइम में काफी गर्मी होती थी तो ये कमरा हद से ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर बिना लाइट के 3 कूलर वाली जगहें बनाई हुई हैं। अब ये कैसे काम करते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर देखिए। तो इन हॉल जो बना हुआ है, इन हॉलों के अंदर पहले लकड़ी की रॉड फिटिंग करते थे। होलो रोड या सॉलिड एक सॉलिड रोड होती थी और उसमें 2 लकड़ी के फैन होती थी। अच्छा, एक बड़ी वाली महल के बाहर और छोटी वाली महल के अंदर, और अंदर की जगह पे छोटा सा पानी का टैंक होता है जिसमें परफ्यूम मिक्स करते थे। ये यहाँ पे जो दरार दिख रही है, अंदर खसखस की टटिया हुआ करती थी। जब ये गहरा नहीं है, बंद नहीं है, खसखस की टटिया हुआ करते थे। जैसे ही हवा तेजी से चलेगी ना तो बाहर की फैन टर्न होगी, ऐसी अंदर की तो ठंडी हवा और इसमें लाइट। नेचुरल कूलर हो तो बिना लाइट के 3 कूलर वाली जगह तीनों लाइन से बनी हुई है। इसके बाजू में जो दीवार है जिसमें हम लोग जा रहे हैं, आइए देखते हैं स्टोरी। ये था राजा मानसिंह के समय का ओपन डांसिंग हॉल। ओके, जिस समय राजा गेस्ट और रानी यहाँ पर बैठ के डांस देखा करती थी। हाँ, तो जस्ट आप ऊपर वॉक करेंगे, वहाँ बालकनी बनी हुई रानी के बैठने के लिए। अच्छा, तो जब टाइट में दासियां खड़ी होती थी फैन लेके जो हवा किया करती थी। फिर ऐसे ही देखे ऊपर जो एक और बालकनी बनी वो राजा के गेस्ट के लिए, उधर वाली, जी इसके ऊपर अम्ब्रेला था जो अम्ब्रेला नहीं है। ओके, और रानियां सभी जाने के पीछे बैठी, राजा के रानियां जाने के पीछे बैठती थी। कुछ रानी इन जाने के पीछे, कुछ रानी इन जाने के पीछे बैठा करती थी। और ये जो ब्रेकेट है इसके दिए जलते रहते थे इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर रंग बिरंगे शीशे लगे रहते थे, तो इस ऑयल लैम्प का रिफ्लेक्शन पड़ता था उस ग्लास पे, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता था इस ग्लास पे। रिफ्लेक्शन होकर रोशनी होती थी, बीच में डांसर डांस करती थी। वहां से राजा गेस्ट और रानियां सभी डांसर लेडीज का डांस देखते थे। और डांसर्स के लिए सामने वाला रूम ड्रेसिंग रूम, मेकअप रूम भी बना हुआ है। सामने वाला जो रूम है राजा का ड्रेसिंग रूम था, ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए। अब हम इसी कोर्टयार्ड में कैसे माने ये डांसिंग हॉल था, तो उसका उस समय कुछ प्रूफ छोड़ के गई। तो देखते हम लोग यहाँ पर कुछ घुंघरू की शैली है। ये पूरे पट्टे की घुंघरू की शैली है जो डांसर करते हैं। फिर डांसर्स के लिए बाजू में ये ड्रेसिंग रूम था। ये राजा का ड्रेसिंग रूम का, ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि डांसिंग हॉल के बाजू में ये ड्रेसिंग रूम और ये बाजू में ड्रेस वगैरह स्टोर करने के लिए रूम था, जो उनके कपड़े वगैरह स्टोर करते थे। यहाँ पर ऊपर उनके दिए गए थे पर्दे के लिए। अब हम इसके बाद जाएंगे महल के अंडरग्राउंड देखने के लिए। झूला घर, यहाँ पर राजा की 8 रानियां रेशम की रस्सियों से झूला झूलती हैं। तो देख लीजिए कुंदे बने हुए हैं। इसी प्रकार से आप काउंटिंग करेंगे राउंड में तो 8 कुंदे हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। और उस समय राजा की 8 रानियां रेशम की रस्सियों से झूला झूलते हैं। फिर ये जगह जब मुगलों के हैंड ओवर आई तो इन लोगों ने इसी कमरे को फांसी घर में कन्वर्टेड कर दिया। ऊपर देखिए व्हाइट में लकड़ी का और सेकंड वो कॉर्नर में भी। हाँ, ये दो वाइट निशान लकड़ी की रॉड थी जो औरंगजेब ने अपने पे फांसी दी। यहाँ पर औरंगजेब ने मुराद को यहाँ पर फांसी दी और दारा शिकोह को दिल्ली में चांदनी चौक पे हाथी के पैर से उछलवाया, उससे रात को औरंगजेब के सामने पेश किया। इसी कमरे में 500 वर्ष पुराना टेलीफोन ये टेलीफोन है। ये नीचे झूलाघर, ये अभी हम झूलाघर में यहाँ पे है, और नीचे स्विमिंग पूल के वहाँ पे ये कनेक्ट होता है। जो उस समय राजा रानी को बात करने के लिए हुआ करता था। अब आएंगे हम लोग जाएंगे सेकंड फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड पर। अब हम जाएंगे अंडरग्राउंड। सेकंड नंबर -2 सेकंड नंबर। तो यहाँ पर ये जो हम लोग रूम में आ चुके हैं,
ये सेकंड नंबर ग्राउंड पे जिसको हम लोग बोलते हैं -2। हम -1 में थे झूला घर में, हाँ जी। हुआ है, अब -3 हम लोग जाएंगे इसके बाद। ये -2 का ये जो रूम था ये था राजा की 8 रानी के लिए। जिस समय राजा मन की वो शिकार के लिए जाते थे तो सभी रानी बैठ को ये आराम किया करते थे जो पहले इतना जंगल हुआ करता अपना शहर को। यदि कोई दूसरा राजा आक्रमण करता था रानी को उठाने के लिए तो दरवाजे देखे आप छोटे नहीं। इन दरवाजों के लेफ्ट एंड राइट में लेडीज नॉट स्टैंडिंग किया करते थे, जिनके हाथों में तलवारें थी। जो भी महल के अंदर प्रवेश होता था सिर झुका के उसकी गर्दन काट दिया। इस प्रकार से पूरे महल के अंदर छोटे दरवाजे से काटने के लिए सिर झुकाने के लिए दोनों चीजें नहीं हो सकी। और ये जगह पूरी वेंटिलेशन के लिए -3 के लिए जिसमें हम लोग अभी जाएंगे देखने के लिए। तो जो आप जाएंगे हम यहाँ से उतरेंगे नीचे स्विमिंग पूल में। काफी अंधेरा है यहाँ पे, जितनी यहाँ भी लाइट। ऊपर देखेंगे ये जगह वेंटिलेशन के लिए, वहां से हवा रोशनी नीचे स्टेप पे आती रहे। ये कुछ नया है। -3 तक आ चुके हैं, -4 और -5 2 फ्लोर और है। ये महल ऐसा बनेगा ऊपर से लेके नीचे तक 7 स्टोरी है, 7 मंजिल। हाँ 4 मंजिल की है जिसमें ऑलरेडी हम लोग विजिट कर रहे हैं। 2 मंजिल और नीचे एक सबसे ऊपर वाली मंजिल। मतलब पहाड़ को खोद कर लेवल्स पे पहाड़ को इन्होंने नीचे से काट के स्टार्टिंग किया जब ऊपर का कंस्ट्रक्शन हुआ। हम ऊपर से नहीं नीचे से उन्होंने स्टार्ट किया, 2 माउंटेन पर काटे जाके फिर इस महल का निर्माण किया और ये सुंदर इतना खूबसूरत महल। तो नीचे का जो लास्ट फ्लोर है -5 बिग वाटर टैंक जिसको हम लोग बोलते हैं बावड़ी, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो लेडीज वहां से अपने घरों में पानी बंद से सप्लाई करते थे, तो बंद करके रखा है जो सीमेंट से प्लास्टिक है। तो ये बाद में करना है। ये बात एंटी नेचुरल। तो ये वाली दीवार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट है, तो इसको बंद कर दिया है। ये द्वार हुआ करता था नीचे जाने का। क्या कब हुआ था जहाँ 23 में राजा मानसिंह के बनने के बाद 8 रानियों ने जुम्मन किया तो ये जगह लिए किसी मुगल ने अटैक किया था? इब्राहिम लोधी ने। अच्छा, उसके अटैक करने के कारण यहाँ जवाब हुआ था। ये थी मानसिंह महल की एक संक्षिप्त प्रस्तुति जो राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था अपनी 8 रानियों के लिए। राजा मानसिंह की 9वीं रानी के लिए एक अलग से महल बनवाया गया था, जिसका विवरण हम अपने वीडियो में आगे देंगे। अच्छा, अब ये जो स्पेस है ना, ये जो हम लोग ग्राउंड देख रहे हैं, ये पहले राजों के समय का दंगल वाली जगह हुआ करती थी। कुश्ती मैदान, जो आज हमारे हिंदी में लोग बोलते हैं कबड्डी। हाँ, जो कबड्डी जीतेगा भाई वो राजा का सेनापति बनेगा। आज उस अखाड़े को ASI डिपार्टमेंट ने गार्डन में कन्वर्टेड करके रखा है, जो हमारे पर्यटक अभी अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट का प्लान है इसको म्यूजियम बनाने का, शाम तक होता है उसको हम लोग श्योर नहीं करेंगे। इस कैंपस में ये डबल स्टोरी में जो रूम्स हैं, करीब 125 रूम्स की इसी कैंपस में डबल स्टोरी, अंदर की साइड नहीं है, उधर का अलग है। ये पूरा कैंपस, ये पूरा महल से कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये राजा का हाथी के लिए था। पहले हाथी बांधा था तो नए हाथी नीचे खड़ा हुआ करता था, राजा हाथी बैठ के शिकार के निकलता। वो यहाँ से राजा, इसलिए इसको एलिफेंट प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता। अब हम जा रहे हैं इसी किले के दूसरे भाग में, जिसके लिए टिकट अलग से लेना पड़ता है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। ये जो बिल्डिंग सबसे पहले स्टेट म्यूजिकल डिपार्टमेंट के हैंडओवर हुआ थी। अच्छा ये भी और मानसिंह, जो मानसिंह महल जिसको हम लोगों ने विजिट किया है ना, फिर वो ऐसा माने गए 1958 में ASI डिपार्टमेंट के हैंडओवर चला गया, सेंट्रल डिपार्टमेंट। यहाँ आपको 8 स्मारक देखने को मिलते हैं: बारादड़ी, कर्ण महल, जहांगीर महल, वाटर टैंक, हवा महल, विक्रम महल, शाहजहां महल और जौहर कुंड। सबसे पहले हम जाएंगे बारादड़ी। तो ये जो स्मारक है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, ये करण महल के जस्ट बाजू में है, एकदम सामने करण महल का डिस्टेंस ऑफ मात्र 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी पे हम लोग जो स्मारक में खड़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बारादरी। बारादरी क्यों बोला जाता है बारादरी? इसका व्हाट इज द मीनिंग? क्योंकि इस बिल्डिंग स्क्वायर में है, 12 दरवाजे हैं। अच्छा, 12 दरवाजे वाली बिल्डिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं 12 दरी। दरी मीन्स कारपेट, 12 मीन्स 12 तो
ये क्यों बारादरी वाला स्मारक बनाया गया, इसका क्या कारण था? उस समय राजा महाराजा के समय में जो टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा एक इशू होता था, भाई टैक्स कलेक्शन करना है। तो राजा महाराजा के समय जितने भी राजा के जो नीचे मंत्री हैं वो सभी लाकर राजा के सामने टैक्स पे किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जहाँ से जो राजा है वहाँ से वो टैक्स उसी दरवाजे से प्रवेश होकर डालने के लिए। अच्छा, इसलिए स्क्वायर बिल्डिंग है। फिर इसी बिल्डिंग को बाद में जब मुगलों के हैंड ओवर आई तो उन्होंने बीच में पार्टीशन दिया। ये देखो कोई पार्टीशन है, ये पार्टीशन बाद में आया। ये बाद में पार्टीशन दिया मुगलों ने। फिर इसी बिल्डिंग को जेल में कन्वर्टेड करा दी। ओ, ये रूम्स देखे ना, 3 रूम्स 3 दरवाजों में वॉल खड़ी करी, बीच में पार्टीशन देके ये 3 कमरों की जेल में कन्वर्टेड कराई हुई है। ये जो बिल्डिंग रही ये जहांगीर के समय से लेके और लास्ट औरंगजेब के समय तक इस बिल्डिंग को जेल में यूज किया गया, क्योंकि बाबर ने तो आदेश जारी किया था भाई महलों की खूबसूरती नहीं छीनी है, महल को बना रहने देना। अंदर जाते हैं, आयरन के दरवाजे भी देखें तो बहुत सुंदर दरवाजे हैं, काफी हैवी आयरन है, आयरन भी देखें काफी हैवी। काफी भारी दरवाजे हैं ये। ईस्ट से आप लोग आए हैं फोर्ट के अंदर, ये वेस्टर्न का व्यू है और वेस्टर्न के व्यू में आप फोर्ट का एक तीसरा गेट देखेंगे जस्ट मेरे बाजू में ही है। ये नीचे जो दरवाजा बना हुआ है काफी बड़ा है, ये फोर्ट का तीसरा गेट है। ओके, इसको बोलते हैं ढोंडापुर गेट। तो ये बंद है अभी? ये बंद है, ये डिपार्टमेंट ने बंद करके रखा है, इसलिए लोग भी आप नहीं देख सकते, जंगल घना हो चुका है। ये हमारे किले की दीवार है और इस किले की जो दीवार है करीब 10 किलोमीटर एरिया में फैली। लंबाई में ऐसा माना गया 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई में नहीं, जिसके अंदर किले के सारे महल मंदिर सब कुछ आ गया। किले के अंदर मंदिर भी हैं, पैलेसेस भी हैं। फिर उसके बाद इंडिया का माना हुआ स्कूल फोर्ट के अंदर, अच्छा, इसको बोलते हैं सिंधिया पब्लिक स्कूल, जो सिंधिया रॉयल फैमिली का है, तो फोर्ट के अंदर ही है। फिर इंडिया का ऐतिहासिक प्लेसेस भी हमारे फोर्ट के अंदर है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुद्वारा। और वो और गुरुद्वारा जो है, जो सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब है, उनके नाम से गुरुद्वारा है। जहाँ पर गुरुद्वारा बनाया, इतिहास में ऐसा बने कि सिखों के गुरु हरगोबिंद साहब ने वहाँ पर 2 साल 3 महीने तप किया है, इसलिए वहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हमारे ग्वालियर के अंदर है। और हिस्टोरिकल में जाए तो इंडिया का सबसे पुराना ग्वालियर का किला है, क्योंकि इस किले का जो इतिहास हम लोग देखते हैं, लोगों ने काफी मिस इसका इतिहास बताया है। और इतिहास में रियल में देखा जाए तो इस किले का इतिहास है 5 सेंचुरी 5 सेंचुरी में सबसे पहला कौन सा होता था? इस किले की दीवार है, सबसे पहले जो राजा सूरजसेन रहे, सबसे पहले राजा, वो कौन से वंश के थे? कछुआ राजपूत, कछुआ वंश के थे। कछुआ राजपूतों ने इस किले की फाउंडेशन डाली। तो सबसे पहले राजा सूरजसेन और लास्ट महाराजा माधवराव सिंधिया। जो सिंधिया डायनेस्टी हमारे शहर की मानवी डायनेस्टी है, जिसने इस शहर के लिए काफी कुछ किया है। इस शहर को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान सिंधिया फैमिली का। जो आप पुराने इतिहास में देखा जाए तो इतिहास में जो हमने जो सुना है और आज देखते भी हैं, हिस्ट्री जो बोलती है, इस किले का इतिहास महाभारत से भी पुराना बताया गया है। उसको आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा किस क्योंकि प्रकार। महाभारत का इतिहास हम लोग देखें तो हम लोगों ने कुंती का नाम काफी सुनते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे ग्वालियर के पास में कुंतलपुर है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस में है। अच्छा, और वहां से जो राजा बिलोंग करते थे, जिसका नाम था राजा सूरजसेन। ओके। और राजा सूरजसेन वहां से जो बिलोंग करते थे ना, तो वहां पर पुरानी काफी मूर्तियां पाई गई जो 1st सेंचुरी से लेके बिफोर की है, पहले की है। 1st सेंचुरी पहले की है। हाँ, ओके। नीचे भी जाएं तो काफी पुरानी है इतिहास में देखा जाए तो। वो जो सेक्टर रहा जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर काफी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जो बाटेश्वर मंदिर के बिल्कुल राइट बात है। जो वटेश्वर मंदिर जो प्रसिद्ध है आज, वो हमारी कुंती के नाम से काफी फेमस रहे, काफी लोगों को नहीं पता। जो महाभारत के समय में हम लोगों ने कुंती का नाम काफी सुनते हैं, कर्ण का नाम ज्यादा सुनते हैं। वहाँ पर कर्ण को जो नदी में बहाया, तो वो नदी भी वहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, तो कुंती का महल भी वहीं पे था? पुरानी वो जगह है, मंदिर है पुराने कुंती से जो रिलेटेड, किला ही है। अब यहाँ से हम लोग व्यू करते हैं और भी स्मारक का, देखिए काफी ओपननेस है किले के अंदर, आप देख सकते हैं ऐसा सारी। सुंदर
ये सारे स्मारक काफी पुराने हैं, कुछ बिल्डिंग्स मुगल से रिलेटेड हैं जो कि अंदर की ओर हैं, अच्छा, जो हम लोग अभी जाएंगे। और ये तो पूरा एक करण और महल बात- का एरिया। एक और सवाल, क्या मुरैना का जो पूरा राज्य है वो ग्वालियर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है या वो अपने आप? क्योंकि ये ग्वालियर से रिलेटेड है, क्योंकि वो बहुत पास में है। ऐसे कि आज हम लोग देखते हैं जिस जगह पे आप लोग अभी हैं ग्वालियर, ये चंबल संभाग से रिलेटेड है। चंबल का नाम हमारे इंडिया में काफी पॉपुलर है। सही बात है। चंबल की घाटी डकैतों की नगरी है, आज एक भी डकैत नहीं बचा। और वो चंबल की रिवर हमारी 3 स्टेटों में आती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और वहां पर देखें तो काफी स्मारक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और सेकंड चीज देखें तो वटेश्वर जो एरिया है वो पूरा डकैतों के लिए पाटेश्वर एरिया भी। ये जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट वाला जो वटेश्वर एरिया है हाँ, वो पूरा डकैतों के लिए है। ये कुछ नया सुनने को आया है। क्योंकि वहां पर ऐसा देखा जाता है, फूलन देवी की हवेली भी वहां पर बनी है। और सेकंड चीज वहां देखा जाए तो फूलन देवी ने अपने हाथों से दाल टिक्कड़ बनाने के, जो आज हम लोग कहते हैं दाल खानी है टिक्कड़ खाने, ये पहले ये लोग बनाते थे अपने हाथों से। वहां पर पुराने चूल्हे भी बने हुए हैं और ऋषि मुनि यहाँ तब करते थे और साधुओं के साथ वहां पर बैठ के फूलन देवी अपने खाना पका के खाया करते थे। अरे और वहां पर पुराने कुएं भी हैं जो कि पूजा पाठ करने में सबसे बाप रे। ज्यादा फूलन देवी इंटरेस्ट लेती थी, शिव जी की पूजा करते थे। और पुराने कुएं भी बने हुए हैं और जो कि वटेश्वर मंदिर के कैंपस के अंदर ही है। और उसका जो आकार आप मंदिर का देखते हैं ना, वो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों मिक्स मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि ऊपर का जो शेप देखेंगे ना मंदिर का, वो थोड़ा अलग देखने के लिए मिल जाता है। तो वो काफी खूबसूरत मंदिर है। और वहां पर एक मंदिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वहां पर करीब 200 मंदिर ASI ने काउंट कर लिए हैं। वहां पर जो मंदिरों का निर्माण ऐसा बताया गया, पतिहारा गुर्जर समाज के लोगों ने कराया। और जो 64 योगिनी मंदिर है वो क्या वो भी बटेश्वर का एक हिस्सा है या वो बटेश्वर से अलग है? 64 योगिनी का स्मारक है जो कि 1323 में राजा देवपाल ने बनवाया। जैसे वो इंडियन पार्लियामेंट है, हाँ जी, उसका स्ट्रक्चर ऐसी इसी की कॉपी पे, जैसे कि हमारा ये 64 योगिनी वाला जो स्मारक है उसकी कॉपी पे दिल्ली का पार्लियामेंट बनाया है। क्योंकि ऑल इंडिया के कलाकार जो तांत्रिक लोग होते थे ना, वो 64 योगिनी में आए और अपना 64 योग के बारे में बताएं और जो तांत्रिक विद्या वो अपनी शो करें। सबसे पहले वो स्मारक अंडर थे स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, माने सिंधिया राजघराने में स्टेट आर्कियोलॉजिकल बनी थी। अच्छा, उस समय में जितनी भी मूर्तियां थी ना, वहां से लाके उन्होंने एक संग्रहालय म्यूजियम खोला 1922 में, जो सिंधिया राजघराने ने, जिसको हम लोग बोलते हैं गुजरी महल। तो गुजरी महल में आज भी है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम वो था, जो 1920 से स्टार्टेड हुआ, 1922 में कंप्लीट हुआ। और उसमें काफी योगिनी की मूर्ति हुआ करती थी, ऐसे वहां पर लोग बताते भी हैं और थी भी। अच्छा, आज वहां से सारी योगिनी की मूर्ति ओरछा के म्यूजियम में पहुंचा दी गई है, क्योंकि वहां के म्यूजियम में मूर्तियां होने से सुंदरता बढ़ जाती है। जब आप गुजरी महल को अंदर से विजिट करते हैं तो आपको मुरैना डिस्ट्रिक्ट की पड़ावली, मितावली, वटेश्वर की काफी मूर्तियां देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि वहां पर जो मंदिर पुराने रहे, सारे मंदिर जो टूटे हुए, उनकी मूर्तियां लाके यहाँ पर गुजरी महल में सुंदरता में रखी हुई हैं, तो पर्यटक हमारे इंटरेस्ट लें और वहां पर मूर्तियों को देखें। ग्वालियर फोर्ट, पड़ावली को फोर्ट्रेस भी कहते हैं ना? घड़ी पड़ावली को, हाँ, उसको स्मॉल फोर्ट भी बोला जाता है, जाता है। क्योंकि आकार जो उसका फोर्ट जैसा भी है। अच्छा। क्योंकि वो 19वीं सेंचुरी का फोर्ट है। क्योंकि एक जाट राजा थे जिनका नाम था भीम सिंह राणा, अच्छा। उनके द्वारा इस फोर्ट को बनवाया गया, ऐसा माना जाता है। तो वो स्मारक। अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर भी, चलिए। और ये है कर्ण महल। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह के पिता राजा कर्ण सिंह ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम पड़ा है कर्ण महल। इस महल का औसत वर्ग 30 बाय 30 मीटर का है और ये एक 4 मंजिला महल है, जिसमें से 2 मंजिलें अंडरग्राउंड हैं। मानसिंह महल की खूबसूरती है उसकी वास्तुकला और उसमें सजे रंगों से, लेकिन किसी समय पर कर्ण महल भी रंगों से सराबोर हुआ करता था। इस महल में कहा जाता है कि बहुत सारी पेंटिंग्स हुआ करती थी किसी समय में, जो कि अब नहीं बची। सिर्फ उनके कुछ अवशेष हैं जो यहाँ पर सीलिंग पर देखे जा सकते हैं। इस महल की छत पर बहुत अच्छी हवा चलती है और ये जगह वीडियोस और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है।
और यहाँ से देखने को मिलते हैं आपको बहुत सुंदर नज़ारे, जैसे कि जौहर कुंड, ग्वालियर शहर, विक्रम मंदिर और जहांगीर महल। कर्ण महल के बाद अब हम चलते हैं जहांगीर महल की ओर। और अब हम पहुंचे हैं जहांगीर महल। वैसे तो ये महल किसी और राजा के नाम पर विख्यात हुआ करता था, लेकिन जब जहांगीर ने ग्वालियर विजिट किया तो वो यहाँ पर रुके थे और इस वजह से इस महल का नाम जहांगीर महल रखा गया। जहांगीर ने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही घंटे बिताए। ये स्मारक राजा कर्ण सिंह के पिता राजा डोंगर सिंह ने बनवाया था और इसका मूल नाम डोंगर महल है। ऐसा अगर सामने कोई ना हो ना और एक भी मिरर लग जाए तो बहुत ही ये मिरर के लिए ही था। अच्छा, यहाँ पर शीशा लगा रहता था और नीचे वहाँ सैनिक बैठता था। सैनिक की निगाह मिरर में होती थी, मैं ऐसे सारे को देखा करता था। ये टेक्निक थी उस समय सीसीटीवी कैमरे की। और उस समय जो डोर थी ना वो इस प्रकार से थी। ये देखो एक डोर और यहाँ तीनों जगह शीशे लगे रहते थे। ट्रिपल एरिया में डोर देखेंगे कितने रूम से 14 दरवाजे, 2-3 डोर, 14 दरवाजे। अब आइए अपन अंदर की ओर चलते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पर अभी 3 या 4 मूवी ऑलरेडी हो चुकी है। कौन कौन सी? दुर्गा छुपी, ओके, कलन, ओके, PS1 तमिल मूवी, डबल रानी मूवी। ग्वालियर किले में पानी के संरक्षण हेतु बहुत सी संरचनाएं हैं, जिनमें 12 कुंड, 8 कुएं और 9 बावड़ियां हैं, जहां से किले की स्त्रियां पानी काम में लिया करती थीं। अच्छा, एक प्रश्न था जी। कि जैसे कि अगर आप चित्तौड़गढ़ देखेंगे जी। ये तो उसमें क्या है, किले के अंदर पूरा शहर बसा होता था। राइट क्या बात। ग्वालियर में भी ऐसा था? सेम यही बात है। ये किले में भी पहले कम से कम 12 से 15 हजार लोग इस फोर्ट के अंदर रहा करते थे। जब 10 किलोमीटर एरिया में आपने बना के रखा है फोर्ट, तो आपको वहाँ पर फसल भी उगानी है, लोग भी रहना है, उनको खाना भी यहीं पकाना है। तो एक पूरा एक गांव टाइप का बसा हुआ था और ये सारा पानी उसी के लिए काम में और आता इसलिए होगा। इतने टैंक बनाए हैं। ये पानी का टैंक आपको डोंगर महल के अंदर के मैदान में मिलेगा। डोंगर महल के उत्तरी भाग में है हवा महल, जहां हम अब जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र में उत्तर पश्चिमी दिशा को वायु का कोना कहा जाता है, इसीलिए हवा महल और झरोखों का निर्माण इस दिशा में किया जाता है। ये महल भी इसी दिशा में है और क्योंकि इसमें 7 झरोखे हैं, इसीलिए इसे हवा महल कहा जाता है। और ये है राजा के घोड़ों का अस्तबल, जो हवा महल के अंदर ही स्थित है। इस महल में आपको वास्तुकला की हिंदू और मुगल दोनों शैलियां देखने को मिलती हैं। इस महल की बालकनी से दिखता है राजा मानसिंह की 9वीं रानी का महल, गुजरी महल। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो ऐसा क्यों कि केवल एक रानी के लिए पूरा महल और बाकी रानी के लिए अलग अलग महल नहीं बना? रीजन ये था क्योंकि 8 रानियां थी, वो राजपूत राजों की लड़कियां थी। हाँ,
और उस समय राजा की 8 रानियों की एक भी संतान नहीं थी, इतिहास में ऐसा माना गया है। ओके। फिर राजा मानसिंह यहाँ से एक बार 30 किलोमीटर दूर एक राय गांव पड़ता है, ग्वालियर के बाजू में ही है, हाँ जी। वहां शिकार के लिए गए और शिकार खेलने के बाद जब वापिस ग्वालियर आ रहे थे तो रास्ते में देखा 2 जंगली भैंसे युद्ध लड़ रहे हैं और राजा मानसिंह दोनों जंगली भैंसों को युद्ध देखते हैं। युद्ध खत्म नहीं हुआ तो लड़की के सिर के ऊपर जितने भी पानी के घड़े रखे थे, क्योंकि एक सिंगल रास्ता होता है गांव में पगडंडी वाला, वहां से आपको जाना होता है, वहां से बैलगाड़ी आनी होती है और वहां से गाय बकरियां भी निकलने को होता है। तो राजा वहां से अपने काफले से ग्वालियर आ रहे थे और लड़की अपने घर के लिए पानी भर के घर के लिए जा रही थी। जब उस लड़की ने देखा रास्ता ब्लॉक है, 2 जंगली भैंसे युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, तो लड़की के सिर के ऊपर जितने भी पानी के घड़े रखे थे सब नीचे उतारे गई और दोनों जंगली भैंसों अपने हाथों से अलग कर दिया और राजा से बोले जा सके। ये चीज जब राजा ने देखी, राजा ताज्जुब में पड़ गए और राजा ने उस लड़की को बुलवाया और बुलवाने के बाद बोला मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, मैं ग्वालियर के लेकर आ जाऊँ। तो लड़की ने राजा से बोले पहले मेरे 3 कंडीशन है, यदि आप मेरी कंडीशन स्वीकार करोगे, मानोगे, जब मैं आपसे शादी करूंगी, अंत में आपसे शादी नहीं कर सकती। राजा ताज्जुब में पड़ गए। राजा ने उस लड़की को बुलवाया, बुलवाने के बाद लड़की से बोला कि आप मुझे अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करेंगी। तो लड़की ने राजा को 3 कंडीशन एक्सप्लेन की। तो पहला कंडीशन ये था, जिस गांव में रहती हूँ उस गांव का पानी ग्वालियर लाया जाएगा। तो राजा ने उसके गांव से चूने की पाइपलाइन बनवाई और चूने की पाइपलाइन इस महल के अंदर लाई। आज भी वहां से पाइपलाइन अवेलेबल है, इस महल के अंदर पानी नहीं आता है। आज वहां का पानी पूरे शहर में सप्लाई है, जिसको आज हम लोग बोलते हैं तिगरा डैम। अच्छा। वहां पर गांव हुआ करता था रायगांव, वो डैम में डूब गया, तो आज वो जगह को तिगरा डैम के नाम से जाने लगे। सेकंड कंडीशन ये था, जो आपकी 8 रानियां राजपूत राजे की लड़कियां हैं, सभी जाली के पीछे बैठती पर्दा करती हैं। तो उस लड़की ने बोला ना मैं कभी जाली के पीछे बैठूंगी, ना कभी पर्दा करूंगी। जिस प्रकार से खुले में अपने गाँव में रहती हूँ उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी रहूंगी। तो राजा ने वो भी उसका कंडीशन माना। लास्ट कंडीशन ये था, राजा अपने शिकार के लिए जाएंगे तो मैं आपके आजू बाजू रहूंगी और मेरे लिए अलग से महल बनना होगा, क्योंकि मैं 8 रानियों के साथ नहीं रहूंगी। तो राजा ने उसके तीनों कंडीशन माने, उससे शादी की, उसका सेपरेट महल अपने फोर्ट के नीचे बनाया, जिसको बोलते हैं गुजरी महल, क्योंकि वो गुजर समाज से बिलोंग करता है। तो अब एक सवाल और, जब जौहर हुआ तो क्या उन्होंने भी जौहर किया? क्योंकि राजा की 9वीं रानी वो लड़ाई में मारी गई, नहीं तो किया। हमने राजा के साथ युद्ध किया। युद्ध के जाति साथ में थी, पर युद्ध भी करती थी। युद्ध भी करती थी, वो साथ में सपोर्ट करती थी, इसलिए उसका महल हमारे फोर्ट के नीचे सुंदर महल बना दिया। बहुत सी। ये एक रानी के लिए इतना सुंदर महल बनाया, जिस महल के अंदर अभी भी 28 कमरे हैं, 28 रूम्स हैं, जो कि म्यूजियम में कन्वर्टेड करके रखे हुए। तो इस समय का वो संग्रहालय म्यूजियम है। राजा की उन रानी से कोई संतान हुई थी? फिर बाद में 9वीं रानी के 3 बच्चे हुए, ओके। जिसमें से 2 बच्चों को 8 रानियों ने जहर देके मार डाला। फिर तीसरा लड़का हुआ विक्रम सिंह, जिन्होंने अपने साथ रखा। उनके नाम से इस फोर्ट के अंदर एक स्मारक है, जिसको बोलते हैं विक्रम महल। तो आइए अब चलते हैं राजा विक्रम सिंह का महल देखने, विक्रम महल। भले ही इस स्मारक को आज एक महल की उपाधि मिली है, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने इसे एक मंदिर के रूप में बनवाया था। कुछ मूर्तियां जो यहाँ खुदाई में निकली, उन्हें यहीं इसी पेड़ के नीचे स्थापित किया गया है। अब जैसे कि हम लोग देखें ना, ये नॉर्थ वाला वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये दरवाजे कितने बड़े बड़े आपको देखने के, सेम ऐसे दरवाजे यहाँ पर ये पूरे पैक कर दिया। पूरा पैक है। अब भाई अपन अंदर देखते हैं, जैसे कि विक्रम मंदिर का जहाँ ये सुंदर कार्विंग है, फ्लावर की कार्विंग दी हुई है। अब इसके बाद आप थोड़ा अंदर आइए, अंदर देखिए काफी खूबसूरत है। ये पूरी जगह वेंटिलेशन की वजह से दरवाजा बड़ा था, ये जो देखा आप पैक। अच्छा, ये पहले पूरा एक बड़ा था, अभी पैक कर दिया। इसी यहाँ पे ओके। उस समय ये मतलब यहाँ पर ये मेन यहाँ पर हुआ करता था। माना है कोई पूरी बिल्डिंग ओपन थी। अच्छा, हाँ कोई देख के पता पड़ रहा है। पूरा बिल्डिंग ओपन थी, कोई मंडप हो गया और घर घर तो यहाँ देखते कुछ लिखा भी है, विक्रम मंदिर।
के बाद पहले क्या है, राजा मंदिर में हवन कुंड का ज्यादा उपयोग करते थे ये हवन कुंड के लिए। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जनरली इस तरह की ऊपर का छतरियाँ ना shape वो गुंबज बाद पे में- होती है, ये गुंबज के ऊपर छतरियाँ बना रहे हैं। ये क्या है कि बाद में मुगलों ने ये बनाई, अच्छा, पहले छत ही रही होगी। पूरी छत थी, पहले ऐसे बना था शेप पूरा, फिर बाद में ये ऊपर की छतरी बनी। विक्रम मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं एक ऐसा कुंड देखने जहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर हुआ था, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए कई वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। शताब्दियों का इतिहास समेटे हुए ये किला आज भी अडिग खड़ा है और न जाने अपने में कितनी रहस्यमयी कहानियों को छिपाए हुए है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति ग्वालियर फोर्ट को लेकर। ये हमारे भारत के मुख्य किलों में से एक है, लेकिन हमें यहाँ पर टूरिज्म थोड़ा कम नजर आया। जितनी की इसको महत्वता मिलनी चाहिए उतना हमें नहीं लगा। इसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है गुर्जरी महल, जो हम लोगों ने एक अलग एपिसोड में प्रस्तुत करा है, जिसके बारे में काफी जानकारी हम आपको उसमें देंगे। गुर्जरी महल के अतिरिक्त सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली मंदिर और गुरुद्वारा साहिब भी हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे, जो ग्वालियर किले के ही अंग हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बंजारा कपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।